नमस्कार दोस्तों। 20 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा एक रिसर्च किया गया कि पूरी दुनियाओं में कितने देश हैं जहां सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। और इस रिसर्च में पाया गया कि पूरी दुनियाओं में जो सबसे गरीब लोग हैं वो इन 5 देशों में रहते हैं। इन 5 देशों जो सबसे गरीब लोग रहते हैं, इनमें से पहला नंबर हमारे प्यारा भारत का आता है। मतलब हमारे भारत में सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। एमपीआई 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है, जहां 23 करोड़ यानी 234 मिलियन व्यक्ति गरीब के रूप में क्लासिफाइड हैं। आप जानते हैं, भारत की कुल आबादी 1.45 बिलियन यानी 145 करोड़ है। इसमें से 234 मिलियन यानी 22.4 करोड़ आबादी जो घोर गरीबी में जी रहे इंसान हैं। इस रिपोर्ट में भारत को पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों वाले शीर्ष 5 देशों में रखा गया है, जो विश्व की लगभग आधी गरीब आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो 93 मिलियन के साथ पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। अन्य देशों की बात करें तो 66 मिलियन के साथ इथियोपिया, 74 मिलियन के साथ नाइजीरिया और 66 मिलियन के साथ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन देशों में विश्व भर के 1 अरब 100 मिलियन गरीब लोगों में से 48% लोग रहते हैं। पूरे विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें तो 802.5 करोड़ दैच है। 802.5 करोड़ दैच में से 110 करोड़ दैच की जनसंख्या गरीब है। 110 करोड़ दैच में से 48.1% सिर्फ ये 5 देश कवर करता है। गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है। अब सवाल उठता है कि किस आधार पर किसी देश की गरीबों की जनसंख्या मापी जाती है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2024 की गणना ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा विकसित एक मजबूत पद्धति का उपयोग करके की जाती है। एमपीआई 12 आयामों में गरीबी को मापता है, जैसे किसी देश का स्वास्थ्य, पोषण, बाल एवं किशोर, मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, जीवन स्तर जैसे खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली, संपत्ति, बैंक खाता। मतलब साफ है, जिस देश का स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जितना बेहतर होगा, उस देश में गरीबों की जनसंख्या उतना ही कम होगा। हर साल 19 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व शौचालय दिवस एक आधिकारिक कार्यक्रम है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है और जिसका उद्देश्य स्वच्छता संकट को तत्काल रूप से दूर करने के लिए वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ाना है। विश्व शौचालय दिवस की स्थापना 19 नवंबर 1913 को हुआ था और यह प्रयास सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। या ऐसे समझिए, विश्व शौचालय दिवस की स्थापना अपर्याप्त स्वच्छता के कारण विश्व भर में अरबों लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए की गई थी। वर्तमान में बेहतर स्वच्छता सेवाओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि 3.5 अरब लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के बगैर रह रहे हैं और दुनिया भर में 4,19,000,000 खुले में शौच कर रहे हैं। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक असुरक्षित पानी, साफ सफाई और स्वच्छता के चलते हर दिन 5 साल से कम उम्र के लगभग 1,000 बच्चों की मौत हो जाती है। बेहतर स्वच्छता की वजह से संभावित रूप से सालाना 1.4 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस मामले में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विश्व भर में 2.2 बिलियन लोगों के पास अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी है और 2 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की कमी है, जिनमें 653 मिलियन लोग बिना किसी सुविधा के रह रहे हैं। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम की शुरुआत हुई। इसके बाद से एक परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाता है। एसबीएम ग्रामीण के तहत 11.73 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों के निर्माण के साथ पर्याप्त प्रगति हुई है, जिसके नतीजतन 5,57,000 से अधिक
ODF प्लस गांव बन गए हैं। इस पहल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। WHO के मुताबिक 2014 की तुलना में 2009 तक डायरिया से होने वाली मौतों में 3 लाख की कमी आई। मिशन का आर्थिक प्रभाव भी समान रूप से प्रभावशाली दिखा, जिसके जरिए ODF गांवों को स्वास्थ्य सेवा पर प्रति परिवार औसतन 50,000 रुपए की बचत हुई। ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इसके समकक्ष शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने भी अपने लक्ष्यों को पूरा किया और 63,63,000 से अधिक घरेलू शौचालयों और 6.36 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान की। इन प्रयासों के कारण 4,05,746 शहरों को ODF का स्थान मिला, जिनमें से कई ODF प्लस और ODF प्लस प्लस पदनामों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस मिशन ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को भी अंदरूनी तौर पर प्रभावित किया है। ODF क्षेत्रों में 99% महिलाओं ने सुरक्षा भावना में बढ़ोतरी जाहिर की है। सामूहिक रूप से SBM ने विश्व शौचालय दिवस और SDG 6 के व्यापक लक्ष्यों के साथ एकरूपता दर्शाते हुए एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक न्याय संगत भारत की नींव रखी है। अगर भारत की शिक्षा की ओर नजर डालें तो पता चलता है वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASIR के अनुसार देश में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 86.8% से अधिक युवा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं और उनमें से आधे से अधिक ने मानविकी विषय चुना है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 14 से 18 आयु वर्ग के 25% बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर की पाठ्य सामग्री भी धारा प्रवाह ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 42% बच्चे अंग्रेजी में आसान वाक्य भी नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि उनमें से आधे से अधिक बच्चे साधारण भाग की समस्याओं से जूझते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आशंका निराधार है कि कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका के नुकसान के कारण कई पुराने छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के 50% बच्चों को प्राथमिक स्कूल के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती। विकास अर्थशास्त्री आमिर उल्लाह खान कहते हैं कि वंचितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी है कि परिवार के कई सदस्य एक ही कमरे में रहते हैं और उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिलती। इससे उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना एक चुनौती बन जाता है। इसके अलावा 2024 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार माध्यमिक शिक्षा और उससे ऊपर की शिक्षा वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 7.1% थी, जो शिक्षा के अन्य स्तरों में सबसे अधिक थी। हालांकि इस श्रेणी में बेरोजगारी दर पिछले वित्तीय वर्ष से कम हुई है। भारत के शिक्षा क्षेत्र का मूल्य लगभग 117 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और 2025 तक इसके 225 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। नौकरी पाने की उम्मीद में कई युवा भारतीयों के लिए 2 या 3 डिग्री हासिल करना एक बढ़ता हुआ चलन है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक देश शिक्षा क्षेत्र में देश के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। भारत में 2023 में युवा बेरोजगारी 15% से ज्यादा थी। यह उच्च शिक्षित पेशेवरों की बहुतायत के बावजूद है। डेटा श्रम बल के कौशल और रोजगार सृजन के बीच तीव्र असंतुलन को दर्शाता है। नवस्नातक युवा आबादी के लिए गैर कृषि क्षेत्र में नौकरियों की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। भारत में जीवन स्तर की बात करें तो होम क्रेडिट इंडिया HCIN द्वारा किए गए एक नए अध्ययन ने निम्न मध्यम वर्ग के भारतीयों की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। द ग्रेट इंडियन वॉलेट स्टडी, प्रमुख वित्तीय पहलुओं के प्रति उपभोक्ता व्यवहार शीर्षक वाले इस अध्ययन में दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, रांची, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना और कोची सहित भारत के 17 शहरों में 2500 से अधिक व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। सैंपल साइज 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 2500 थे, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच थी। अध्ययन से पता चलता है कि 2024 में व्यक्तिगत मासिक आय का औसत महानगरों के लिए 35,000 रुपए
और टियर 1 और टियर 2 शहरों के लिए 32,000 रुपये होगा, जो 2023 में होगा। 33,000 रुपये महानगरों, 30,000 रुपये टियर 1 और 27,000 रुपये टियर 2 से वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि विशेष रूप से महानगरों और टियर 1 शहरों में ध्यान देने योग्य है, जिसमें बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे सबसे आगे हैं। आय में वृद्धि के बारे में अच्छी खबर एक चेतावनी के साथ आती है। खर्च भी औसतन 6% बढ़ गए हैं। किराने का सामान 26% और किराया 21% जैसी दैनिक आवश्यक चीजें खर्च में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद परिवहन 19%, शिक्षा 15% और चिकित्सा बिल 7% का स्थान है। औसतन निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की व्यक्तिगत मासिक आय लगभग 33,000 रुपये है, जबकि 2024 में मासिक खर्च 19,000 रुपये है। वाले परिवारों में प्राथमिक वेतन कमाने वाला व्यक्ति कुल खर्च का लगभग 80% योगदान देता है, जिसमें महिलाएं इस समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 42% हैं। अध्ययन से विभिन्न शहरों में खर्च करने के दिलचस्प पैटर्न का पता चलता है। चेन्नई स्थानीय यात्रा, बाहर खाना खाने और फिल्मों जैसी अवकाश गतिविधियों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला शहर बन गया है, जबकि लखनऊ इन श्रेणियों पर सबसे कम खर्च करता है। किराए में भी काफी अंतर है। चेन्नई में सबसे ज्यादा और कोलकाता, जयपुर में सबसे कम खर्च होता है। दिलचस्प बात यह है कि देहरादून में चिकित्सा व्यय पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर सबसे कम, जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जरूरतों को दर्शाता है। कुल मिलाकर अध्ययन में कहा गया है कि भारत में निम्न मध्यम वर्ग की आय बढ़ रही है, लेकिन जीवन यापन की लागत भी बढ़ रही है। इस वर्ग के लिए खर्चों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारत में गरीबी बढ़ने का एक और सबसे बड़ा कारण असमानता बढ़ना है। भारत में बढ़ती असमानताओं पर नजर डालें तो पता चलता है भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी यह सर्वाधिक असमान देशों में से एक है। पिछले 3 दशकों से असमानता तेजी से बढ़ रही है। सबसे अमीर लोगों ने क्रोनी कैपिटलिज्म और विरासत के जरिए बनाई गई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया है। वे बहुत तेजी से अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग अभी भी न्यूनतम मजदूरी पाने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लगातार कम निवेश की समस्या से जूझ रहे हैं। ये बढ़ते अंतर और बढ़ती असमानताएं महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। भारतीय जनसंख्या के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। 2017 में सृजित संपत्ति का 73% हिस्सा सबसे अमीर 1% लोगों के पास चला गया, जबकि 770 मिलियन भारतीय, जो आबादी के सबसे गरीब आधे हिस्से का हिस्सा हैं, उनकी संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि हुई। भारत में 119 अरबपति हैं। 2000 में इनकी संख्या सिर्फ 9 थी, जो 2017 में बढ़कर 101 हो गई है। अनुमान है कि 2018 से 2022 के बीच भारत में और नए करोड़पति बने हैं। एक दशक में अरबपतियों की संपत्ति लगभग 10 गुना बढ़ गई और उनकी कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए भारत के संपूर्ण केंद्रीय बजट से भी अधिक है, जो 24,422 अरब रुपए थी। अनेक साधारण भारतीयों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध नहीं हो पाती। उनमें से 63 मिलियन लोग हर वर्ष स्वास्थ्य देखभाल लागत के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, लगभग हर सेकंड 2 लोग। ग्रामीण भारत में न्यूनतम वेतन पाने वाले एक कर्मचारी को एक अग्रणी भारतीय परिधान कंपनी के सर्वोच्च वेतन वाले कार्यकारी अधिकारी की एक वर्ष की कमाई के बराबर कमाने में 941 वर्ष लगेंगे। बिहार राज्य के पटना में गर्दनी बाग अस्पताल के प्रसूति विभाग का एक वार्ड, पूर्वी भारत के वंचित घनी आबादी वाले राज्य बिहार में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली शहर की झुग्गियों में रहने वाले सबसे गरीब लोगों को निराश कर रही है। सभी की सेवा करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं और जो सुविधाएं मौजूद हैं वे खराब ढंग से सुसज्जित हैं और उनमें कर्मचारियों की कमी है। सबसे गरीब लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वे क्षेत्र में उपलब्ध निजी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च नहीं उठा सकते। चलिए इससे जुड़े एक घटना को देखते हैं
32 वर्षीय प्रतिमा अपने पति और 14 वर्षीय बेटी के साथ पूर्वी भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में रहती हैं। जब प्रतिमा गर्भवती हुई तो उसे आवश्यक मातृ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाईं या सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव के लिए तैयारी करने के लिए सही सलाह नहीं मिल पाई। हालांकि उसके घर से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर एक सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यह प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित नहीं है। गर्भावस्था के 8वें महीने में उसे बहुत ज्यादा संकुचन महसूस हुआ और वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई। ऑपरेशन होने से पहले उसे घंटों इंतजार करना पड़ा। उसकी बच्ची पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उसका नवजात बेटा अभी भी जिंदा था। चूंकि वह बहुत कमजोर था, इसलिए प्रतिमा और उसके पति को एक निजी क्लिनिक में इनक्यूबेटर ढूंढना पड़ा और इलाज के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। जब पैसे खत्म हो गए तो उनके बेटे को वापस सरकारी क्लिनिक में भेज दिया गया, जहां कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। भारत सरकार अपने सबसे अमीर नागरिकों पर बहुत कम कर लगाती है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर इसका खर्च दुनिया में सबसे कम है। एक अच्छी तरह से वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा के स्थान पर इसने एक तेजी से शक्तिशाली वाणिज्यिक स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। परिणाम स्वरूप अच्छी स्वास्थ्य सेवा केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास इसके लिए भुगतान करने के लिए पैसे हैं। जबकि देश चिकित्सा पर्यटन के लिए एक शीर्ष गंतव्य है, सबसे गरीब भारतीय राज्यों में शिशु मृत्यु दर उप सहारा अफ्रीका की तुलना में अधिक है। भारत में वैश्विक मातृ मृत्यु का 17% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का 21% हिस्सा है। असमानता हम सभी को प्रभावित करती है। हमारे सरकारों से अपील है कि वे सभी को गुणवत्तापूर्ण आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में अधिक निवेश करें और अधिक निष्पक्ष रूप से धन पर कर लगाकर इसके वित्त पोषण में मदद करें। और हाँ, जाति का भेदभाव भी इसी असमानता में आता है, तो प्लीज जाति के इस भेदभाव में ना उलझे। अपने अपने एरिया के स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा व्यवस्था, जीवन स्तर पर थोड़ा ध्यान दें और इसे सुधारने के लिए सरकार से अपील करें। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद डा।